उस गांव के बारे में अजीब अफवाहें फैली थीं। लोग कहते थे कि वहां दिन में भी मौत का एक काला साया रोशनी पर पड़ा रहता है। शाम होते ही कब्रें जम्हाइयां लेने लगती हैं और भूखे कंकाल अंधेरे का लबादा ओढ़कर सड़कों, पगडंडियों और खेतों की मेड़ों पर खाने की तलाश में घूमते हैं। उनके ढीले पंजरों की खड़खड़ाहट सुनकर सियार सहम कर चुप हो जाते हैं और गिद्ध अपने डैनों में सिर छिपा लेते हैं। मैंने एक युवा पत्रकार जिसका नाम रमेश था और मेरे साथी अखिल एक फोटोग्राफर को उस गांव में भेजा गया था। हमारा काम था उस भयावह सच्चाई को दर्ज करना जो बंगाल के इस हिस्से को निगल रही थी। 1943 का साल था। बंगाल में अकाल ने हाहाकार मचा रखा था। अंग्रेजी सरकार ने अनाज को शहरों और सेना के लिए मोड़ दिया था और गांवों को भूख के हवाले छोड़ दिया था। कोलकाता के हमारे दफ्तर में खबरें आ रही थीं कि गांवों में लोग अनाज के एक दाने के लिए तरस रहे हैं। मगर मुर्दों का गांव की कहानियां कुछ और ही थीं। यह कोई साधारण गांव नहीं था। लोग इसे शापित मानते थे। कुछ कहते थे कि वहां की जमीन में भूत बसते हैं जो रात को जीवितों से बदला लेने निकलते हैं। दूसरों का कहना था कि यह भूख का शाप है जिसने गांव को जीवित कब्रिस्तान बना दिया। मैं और अखिल ट्रेन से उतरे और फिर एक बैलगाड़ी पर सवार होकर उस गांव की ओर बढ़े। रास्ते में खेत सूखे हुए थे, मानो सूरज ने धरती का सारा रस चूस लिया हो। हवा में धूल और सड़ांध की गंध थी। दूर दूर तक कोई इंसान नहीं दिखता था, सिवाय कुछ आवारा कुत्तों और गिद्धों के जो आसमान में मंडरा रहे थे। अखिल ने अपना कैमरा निकाला और एक गिद्ध की तस्वीर लेने की कोशिश की, मगर वह उड़ गया। ये जगह सचमुच मर चुकी है, उसने धीमे स्वर में कहा। रास्ते में हमें एक लड़का मिला, गोपाल, मुश्किल से 12 साल का। उसकी आंखें धंसी हुई थीं और चेहरा ऐसा जैसे हफ्तों से खाना न देखा हो। उसने हमें बताया कि वह पास के गांव से है और मुर्दों का गांव में कोई नहीं जाता। वहां सिर्फ मौत है साहब, उसने कांपते हुए कहा। जो जाता है लौटता नहीं। मैंने उसकी बात को हल्के में लिया, मगर अखिल की आंखों में एक अजीब सा डर दिखा। फिर भी हमने गोपाल को कुछ पैसे और खाने का लालच देकर अपने साथ चलने को राजी किया। 2 मील की दूरी पर पेड़ों के झुरमुटों में हमें गांव की पहली झलक दिखी। हवा में एक तीखी सड़ांध थी जो नाक में चुभ रही थी। खेतों में जगह जगह लाशें बिखरी थीं। कुछ इतनी सड़ चुकी थीं कि उनके चेहरे पहचानना मुश्किल था। गोपाल ने अपनी आंखें बंद कर लीं और मेरे पीछे सटकर चलने लगा। अखिल ने कैमरा उठाया, मगर उसका हाथ कांप रहा था। यह कोई गांव नहीं, उसने फुसफुसाते हुए कहा, ये तो कब्रिस्तान है। गांव के पहले झोपड़े तक पहुंचते पहुंचते हवा का एक तेज झोंका आया। सड़ांध इतनी तेज थी कि मेरा सिर चकराने लगा। झोपड़े की 3 दीवारें गिर चुकी थीं और एक दीवार के सहारे आधा छप्पर लटक रहा था। दीवार की आड़ में एक कंकाल पड़ा था जिसके कपड़े तार तार हो चुके थे। गोपाल ने एक कदम पीछे हटते हुए कहा, यहां मत रुको साहब, यहां भूत हैं। मैंने उसकी बात को अनसुना किया और अखिल की ओर देखा। उसने कैमरा संभाला और तस्वीर लेने की तैयारी की। तभी झोपड़े के पीछे से एक आवाज आई, हल्की मगर साफ, जैसे कोई सुबक रहा हो। मैंने अखिल की ओर देखा और वह मेरी ओर। गोपाल डर से कांप रहा था। हम धीरे धीरे उस आवाज की दिशा में बढ़े। झोपड़े के आंगन में 3 कब्रें थीं, एक के बीच में बड़ा सा छेद। उसमें से एक बिज्जू निकला, हमें घूरा और फिर वापस छेद में घुस गया। आंगन में सड़ते मांस की गंध इतनी तेज थी कि सांस लेना दूभर हो गया। अखिल ने कहा, कोई जिंदा है यहाँ, मगर मुझे यकीन नहीं हुआ। तभी पीछे के किवाड़ खड़कने लगे। ऐसा लगा जैसे कोई जोर जोर से धक्के मार रहा हो। गोपाल चीख पड़ा और मैं ठिठक गया। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। शायद कोई सियार है, अखिल ने कहा, मगर उसकी आवाज में विश्वास नहीं था। वह धीरे धीरे किवाड़ की ओर बढ़ा और उसे खोला। जो हमने देखा उसे देखकर मेरी सांसें थम गईं।